नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हम यूनिट 10 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 10 के अंतर्गत हम बहुत सी जीवनियों आत्मकथाओं को पढ़ चुके हैं। अब YouTube पे वीडियो उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है जामुन का पेड़। जामुन का पेड़ और लिखा किसका है? जामुन का पेड़ जो है वो कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ है। ठीक, सबसे पहले कृष्ण चंद्र के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि हम सारी चीज़ें A to Z हम एक्सप्लेन करते चलते हैं ताकि हमारा एग्जाम में कोई सा भी प्रश्न गलत ना हो। तो कृष्ण चंद्र हिंदी और उर्दू भाषा के रचनाकार हैं। ध्यान रख लीजिएगा कि किस भाषा के रचनाकार हैं? हिंदी और उर्दू भाषा के। अगर यहाँ पे होता है ना कि पूछता है, एक एक नंबर में प्रश्न बना सकता है कि किस भाषा में लिखते थे, तो वहाँ से पूछ देगा कि कृष्णचंद्र क्या उर्दू भाषा में लिखते थे। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कृष्णचंद्र उर्दू भाषा में लिखते हैं। ठीक है, कृष्णचंद्र हिंदी और उर्दू भाषा के रचनाकार है, जैसा कि मैंने बता दिया। और ये भी ध्यान रखिएगा कि कृष्णचंद्र जो है ना वो आरंभिक लेखन उर्दू में ही करते थे। आरंभिक लेखन किस में करते थे? आरंभिक लेख उर्दू में करते थे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये पूछ ले यूजीसी नेट प्रश्न में कि क्या कृष्णचंद्र पहले हिंदी में लिखते थे, तो ध्यान रखिएगा हिंदी में नहीं, सबसे पहले क्या चीज़ में लिखते थे? उर्दू में लिखते थे। ठीक है, आज़ादी के बाद हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। ये पहले आज़ादी के पहले उर्दू में और आज़ादी के बाद ये किस में लिखना शुरू करते हैं? हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, और अब जामुन का पेड़ है क्या? तो जामुन का पेड़ जो है वो हास्य व्यंग्य की शैली में लिखी हुई कहानी है। ध्यान रखिएगा कि इसकी शैली कैसी है? शैली जो है ये हास्य व्यंग्य। ठीक है, हास्य व्यंग्य शैली में लिखी हुई कहानी है जामुन का पेड़। ठीक है, और जामुन का पेड़ कहानी में आकर दर्शाया क्या है कृष्णचंद्र ने? तो ध्यान रखिएगा कि जामुन का जो पेड़ कहानी है उसमें सरकारी जो जीवन शैली व लाल फीताशाही की का जो भ्रष्टाचार है, ठीक है, सारी चीज़ें जो सरकार में भ्रष्ट है, जिस प्रकार सरकार भ्रष्ट है, भ्रष्टाचारी व्यवस्था भ्रष्ट है, ठीक है, उस पर क्या किया है? व्यंग्य किया है। ठीक है, जहाँ इंसानियत की जगह कौन ले रहा है? इंसानियत की जगह व्यवस्था महत्वपूर्ण हो गई है। ठीक है, इंसानियत नहीं रह गई है। हम पढ़ेंगे तो देखेंगे किस प्रकार एक व्यक्ति के शरीर पर जामुन का पेड़ गिर जाता है और अंत तक उसे उठाया नहीं जाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे कि इसके माध्यम से वो व्यंग्य करते हैं और जो सरकार में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो भ्रष्टाचारी व्यवस्था है, उस पर क्या करते हैं? व्यंग्य करते हैं। कौन? कृष्णचंद्र। ठीक है, अब कृष्णचंद्र जैसे कि मैंने बता दिया कि ये क्या कहानी है और किस शैली में लिखी हुई है? हास्य व्यंग्य शैली में। अब इसका रचना काल भी देख लीजिए। पूछा जाता है तो सारी चीज़ें हम देखते चलेंगे। तो रचना काल क्या है? रचना काल है 1960। ठीक है, और प्रगतिशील जो कृष्णचंद्र है ना वो प्रगतिशील कहानीकार है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका जन्म जो होता है आरंभ में, जैसा कि मैंने बताया, उर्दू भाषा में लिखते थे। तो इनका जन्म कहाँ होता है? इनका जन्म जो हुआ था पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुछ पात्र हैं, कुछ पात्र देख लीजिए जो कि हमारे यूजीसी नेट में पूछा जाता है। और साथ ही सारे पात्र को हम पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ध्यान रख लीजिएगा कि पहला पात्र आएगा माली। ठीक, फिर चपरासी, फिर आएगा क्लर्क, फिर अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, बहुत बारीकी से पढ़ेंगे ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। अंडर सेक्रेटरी, फिर आएगा डिप्टी सेक्रेटरी, उसके बाद जॉइंट सेक्रेटरी।
अब यहाँ ये ध्यान रखिए, यहाँ अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है और जॉइंट सेक्रेटरी है। इसके अलावा कोई सेक्रेटरी में कोई भी अन्य चीज़ें लगा के बोलता है, ठीक है, तो वो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं डिप्टी कलेक्टर दे दिया या फिर जो भी अन्य चीज़ें आगे लगा देता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या है, अंडर सेक्रेटरी है, डिप्टी सेक्रेटरी है और जॉइंट सेक्रेटरी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न बनता है। अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो ये दिक्कतें आती हैं। माली है, चपरासी, क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी। इसके अलावा जो है, इसके अलावा पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री, ठीक है, और इसने ही 10 साल पहले जामुन का पेड़ लगाया था। अब ये ध्यान रखिए कि जामुन का पेड़ लगाया किसने था, तो पिटोनिया राज्य का प्रधानमंत्री, ठीक है, जिसने 10 साल पहले जामुन का पेड़ लगाया था। और कितने साल पहले, कितने वर्ष पहले, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, 10 वर्ष पहले। बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी तथ्य हैं, इसको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत प्रमुख पात्र हैं, लेकिन यही महत्वपूर्ण है। किसने लगाया था जामुन का पेड़? पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष पहले, ठीक। तो ये रही छोटी छोटी किंतु महत्वपूर्ण बातें। अब चलते हैं हम अपने कहानी पर। रात को बड़े जोड़ का झक्कड़ चला। अब यहीं से शुरू हो जाता है कहानी और बहुत ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। रात को बड़े जोड़ का झक्कड़ा चला, सेक्रेटरिएट के लॉन में जामुन का पेड़ गिर पड़ा। अब यहीं से महत्वपूर्ण चीज़ें शुरू हो जाती हैं कि जामुन का पेड़ जो है गिरता कहाँ है। जामुन का पेड़ जो कहाँ गिरता है? सेक्रेटरिएट के लॉन में गिरता है जामुन का पेड़, ठीक है। किसके लॉन में? सेक्रेटरिएट के लॉन में, ठीक है। यहीं से प्रश्न बनता है, पूछ लेगा कि अंडर सेक्रेटरी के घर में गिरा, डिप्टी सेक्रेटरी के लॉन में गिरा, जॉइंट सेक्रेटरी के लॉन में गिरा, या फिर किसके लॉन में गिरा। तो ध्यान रखिएगा, सेक्रेटरिएट के लॉन में गिरता है। सवेरे को जब माली ने देखा, सबसे पहले देखा किसने? माली ने देखा तो उसे पता चला कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा है, ठीक। आगे चलते हैं। माली दौड़ा दौड़ा चपरासी के पास गया। माली सबसे पहले दौड़कर किसके पास जाता है? ये भी ध्यान रखिएगा, माली दौड़कर सबसे पहले जाता है चपरासी के पास। सबसे पहले देखा किसने? माली ने देखा है, ठीक है। माली देखने के बाद किस पे जाता है, किसके पास जाता है दौड़कर? तो चपरासी के पास जाता है, ठीक है। यही चीजें हैं जो कि प्रश्न बनते हैं। चपरासी दौड़ा दौड़ा क्लर्क के पास गया। अब चपरासी दौड़ के किसके पास जाता है? क्रम याद रख लीजिएगा, जिस प्रकार पैटर्न बदल रहा है तो पूछा जा सकता है ये क्रम भी, ठीक है। सबसे पहले देखा माली दौड़कर चपरासी के पास, चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास। क्लर्क दौड़ा दौड़ा सुपरिटेंडेंट के पास। क्लर्क किसके पास दौड़ के जा रहा है? क्लर्क दौड़ के जा रहा है सुपरिटेंडेंट के पास। सुपरिटेंडेंट, ठीक है, सुपरिटेंडेंट के पास दौड़कर जा रहा है क्लर्क। सुपरिटेंडेंट दौड़ा दौड़ा लॉन में आया। अब लॉन में कौन आया? सुपरिटेंडेंट लॉन में आया है दौड़कर, ठीक है। ये क्रम ध्यान रखना है। माली दौड़कर किसके पास? चपरासी के पास। चपरासी दौड़कर क्लर्क के पास। क्लर्क दौड़कर सुपरिटेंडेंट के पास और सुपरिटेंडेंट लॉन में आता है। और गिरा किसके लॉन में गिरा है? तो ध्यान रख लीजिएगा, जामुन का पेड़ जो है वो सुपरिटेंडेंट के लॉन में ही गिरा है, ठीक। मिनटों में गिरे हुए पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर भीड़ इकट्ठी हो गई।
कुछ समय में ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ठीक है, चित्र में आप लोग देख भी सकते हैं कि जामुन का पेड़ है, ये एक व्यक्ति है और ये सेक्रेटरीट का लॉन है। ठीक है, और यहाँ व्यक्ति इकट्ठे हो गए हैं। आगे चलिए। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था। कौन कह रहा है? क्लर्क कह रहा है। ठीक है, माली किसके पास दौड़ के जाता है? क्लर्क के पास जाता है। ठीक है, माली क्लर्क कहता है कि बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। दूसरा क्लर्क याद करते हुए बोलता है। दूसरा क्लर्क क्या कहता है? और इसकी जामुनें कितनी रसीली होती थी। मैं फलों के मौसम में झोली भर भर कर ले जाता था। मेरे बच्चे इनकी जामुनें कितनी खुशी से खाते थे। तीसरा क्लर्क बोलता है, लगभग रुआंसा होकर बोला। ठीक है, ये सब आपस में बात कर रहे हैं, पहला क्लर्क, दूसरा क्लर्क और तीसरा क्लर्क। पहला क्लर्क बोलता है कि जामुन का पेड़ कितना फलदार था। ठीक है, दूसरा बोलता है कि जामुनें जो होती थी बहुत रसीली होती थी और तीसरा बोलता है कि वो जब मौसम आता था, जब जामुन फलता था तो वो अपने बच्चों के लिए ले जाया करता था और उसके बच्चे बड़े चाव से खाते थे। ठीक है, जामुन। मगर यह आदमी, माली ने दबे हुए आदमी की तरफ इशारा किया। हाँ, यह आदमी सुपरिटेंडेंट सोच में पड़ गया। पता नहीं जिंदा है कि मर गया, एक चपरासी ने पूछा। मर गया होगा। इतना भारी पेड़ जिसकी पीठ पर गिरे वह बच कैसे सकता है? दूसरा चपरासी बोलता है। और कहाँ गिरता है? पीठ पर गिरता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चपरासी बोलता होगा। चपरासी क्या बोलता है कि पता नहीं जिंदा है कि मर गया। तो दूसरा चपरासी बोलता है कि मर गया होगा, इतना भारी पेड़ है। नहीं, मैं जिंदा हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी कठिनता से कराहते हुए कहा। ये देख सकते हैं आप लोग कि आपस में लोग बात कर रहे हैं। माली क्लर्क के पास दौड़ के गया, क्लर्क फिर इसी प्रकार क्रम चल रहा है। माली क्लर्क के पास, क्लर्क फिर सुपरिटेंडेंट के पास, ऐसे ऐसे क्रम चलते जा रहा है ना। किंतु उसको बचा कोई नहीं रहा है। ठीक है, ये क्रम एक बार देख लेते हैं। माली चपरासी के पास जाता है, फिर चपरासी क्लर्क के पास जाता है। ठीक है, अंत में क्या बोल रहा है? अंत में कोई बचा नहीं रहा है तो खुद जो आदमी दबा है वो खुद ही बोल रहा है कि नहीं, मैं जिंदा हूँ। ठीक है, जिंदा है। एक क्लर्क ने ताज्जुब से कहा। पेड़ को हटाकर इसे जल्दी से निकाल लेना चाहिए, माली ने सुझाव दिया। माली ने क्या सुझाव दिया? कि पेड़ को हटाओ और इसको निकाल लो। मुश्किल मालूम होता है, एक सुस्त, कामचोर और मोटा चपरासी बोला। क्या मुश्किल मालूम होता है? पेड़ का तना बहुत भारी और वजनी है। अब पेड़ का तना भारी और वजनी है तो इसके लिए एक मनुष्य को मरने दिया जाए, इस टाइप के इन लोग का बात चल रहा है। क्या मुश्किल है? माली बोला। अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो भी 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क लगाकर पेड़ के नीचे से दबे आदमी को निकाला जा सकता है। माली क्या बोलता है कि अगर सुपरिटेंडेंट साहब हुक्म दे तो 15-20 माली क्या कर सकते हैं? 15-20 माली, चपरासी और क्लर्क इस आदमी को निकाल सकते हैं। ठीक, माली ठीक कहता है। बहुत से क्लर्क एक साथ बोल पड़े। सब क्लर्क क्या बोलते हैं? एक साथ बोल पड़ते हैं कि माली ठीक कह रहा है। और माली क्या कह रहा है? उस व्यक्ति को निकालने के बारे में कह रहा है। लगाओ जोर, हम तैयार हैं। एक साथ बहुत से लोग पेड़ को उठाने को तैयार हो गए। ठहरो, ठहरो कौन बोल रहा है? ठहरो, सुपरिटेंडेंट बोला। मैं अंडर सेक्रेटरीट से पूछ लूँ। अब सुपरिटेंडेंट के लॉन में गिरा था जो जामुन का पेड़, जब सभी लोग मिल गए, किसके कहने पर? माली के कहने पर। ठीक है, माली के कहने पर सभी लोग मिल जाते हैं, जिसमें चपरासी है, क्लर्क हैं। ठीक, किंतु सुपरिटेंडेंट क्या बोलता है? ठहरो, मैं किससे पूछ लूँ? सबसे पहले किससे पूछना है? सबसे पहले पूछ रहा है अंडर सेक्रेटरीट से।
ठीक है, सबसे पहले पूछ रहा है अंडर सेक्रेटरी से कि अंडर सेक्रेटरी से पूछ लूँ। सुपरिटेंडेंट अंडर सेक्रेटरी के पास गया, पूछने गया अंडर सेक्रेटरी के पास। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी के पास गया। अब अंडर सेक्रेटरी के पास कौन गया था पूछने? सुपरिटेंडेंट। ठीक है, सुपरिटेंडेंट किसके पास गया? अंडर सेक्रेटरी के पास। अब अंडर सेक्रेटरी कहाँ जा रहा है पूछने? अंडर सेक्रेटरी जा रहा है डिप्टी सेक्रेटरी के पास। ठीक है, डिप्टी सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी के पास गया। अब डिप्टी सेक्रेटरी कहाँ जा रहा है? जॉइंट सेक्रेटरी। ये क्रम ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं लिख के बता रही हूं। ठीक, जॉइंट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी के पास गया। अब जॉइंट सेक्रेटरी कहाँ जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी के पास। चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी मिनिस्टर के पास गया। अब चीफ सेक्रेटरी कहाँ जा रहे हैं? ये जा रहे हैं मिनिस्टर के पास। ठीक है, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा। चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा, चीफ सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी से कुछ कहा, जॉइंट सेक्रेटरी ने डिप्टी सेक्रेटरी से कुछ कहा, और अब डिप्टी सेक्रेटरी अंडर सेक्रेटरी से कुछ कहा। फाइल चलती रही, फाइल चलती रही। इसी में आधा घंटा बीत गया। लोग उसको निकालने की अपेक्षा क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से वहाँ जा रहा है। उसी प्रकार होता है कोई सा भी चीज़ कि आप एक इसी प्रकार है हमारी व्यवस्था, क्या कहेंगे इसको, भ्रष्टाचार से व्याप्त। एक फाइल को ले जाते हैं तो ये वहाँ जाता है, वहाँ जाता है, यहाँ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार काम होता नहीं है जब तक कुछ आप रिश्वत के रूप में ना दे दी जाए, है ना। डिप्टी सेक्रेटरी ने अंडर सेक्रेटरी से कहा, फाइल चलती रही। इसी में आधा दिन बीत गया। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी ने चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। दोपहर के खाने पर दबे हुए आदमी के चारों ओर बहुत भीड़ हो गई थी। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। कुछ मनचले क्लर्कों ने समस्या को खुद ही सुलझाना चाहा। वे हुकूमत के फैसले का इंतजार किए बिना पेड़ को अपने आप हटा देने का निश्चय कर रहे थे कि इतने में सुपरिटेंडेंट फाइल लिए भागा आया। कौन आता है? सुपरिटेंडेंट। बोला, और ये बोल कौन रहा है? ध्यान रख लीजिएगा, सुपरिटेंडेंट बोल रहा है। एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। ये रचना बहुत ही सरल सहज है, किंतु एक एक प्रश्न जब पूछ लेता है तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। सुपरिटेंडेंट क्या बोल रहा है? हम लोग खुद इस पेड़ को नहीं हटा सकते। हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित हैं। किससे संबंधित है? व्यापार विभाग से। यह पेड़ की समस्या है जो कृषि विभाग के अधीन है। पेड़ किसके अधीन है? कृषि विभाग के अधीन है। और हम लोग किससे संबंधित हैं? और हम लोग व्यापार विभाग से संबंधित है। किस प्रकार की विडंबना है। और हम किससे संबंधित है? कृषि विभाग के अधीन है। मैं इस फाइल को अर्जेंट मार्क करके कृषि विभाग को भेज रहा हूँ। वहाँ से उत्तर आते ही इस पेड़ को हटवा दिया जाएगा। अब जो सेक्रेटरीट आता है फाइल लेकर इतने लोगों से बात करके, ठीक है, तो वो क्या कहता है कि सेक्रेटरीट जो है किस विभाग के अंदर आता है? व्यापार विभाग के अंतर्गत। और ये जो पेड़ गिरा है, पेड़ गिरना किस विभाग के अंतर्गत आता है? कृषि विभाग के अंतर्गत। ठीक है, और अब कृषि विभाग के लोग आएंगे तभी ये पेड़ हटाया जा सकता है। यहाँ से ध्यान रख लीजिएगा कि जामुन का पेड़ किस विभाग के अंतर्गत आ रहा है? तो जामुन का पेड़ जो है वो कृषि विभाग के अंतर्गत आ रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, दूसरे दिन कृषि विभाग से उत्तर आया कि पेड़ व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, इसलिए इस पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर पड़ती है। अब कृषि विभाग, जो कि जामुन का पेड़ कृषि विभाग के अंतर्गत, लोग जो कि सुपरिटेंडेंट कहता है कि ये जामुन का पेड़
कृषि विभाग के अंतर्गत आता है, वहाँ के लोग आएंगे तो हटाएंगे। किंतु कृषि विभाग से क्या आ रहा है, कृषि विभाग से के लोग कह रहे हैं कि जो जामुन का पेड़ वो व्यापार विभाग के लॉन में गिरा है, या अपनी सुप्रिटेंडेंट के लॉन में गिरा है। सुप्रिटेंडेंट किस विभाग से संबंधित है, व्यापार विभाग से है ना, ठीक है। तो जो कृषि विभाग के लोग हैं वो कह रहे हैं कि सुप्रिटेंडेंट के लॉन में गिरा है, व्यापार विभाग से संबंधित लोगों के लॉन में गिरा है, तो वही हटवाएं, ठीक है। जिम्मेदारी किसकी बन जाती है, व्यापार विभाग की। यह उत्तर पढ़कर व्यापार विभाग को गुस्सा आ गया। उन्होंने फौरन लिखा कि पेड़ को हटवाने या न हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग पर लागू होती है, व्यापार विभाग का इससे कोई संबंध नहीं, ठीक है। आपस में ही लोग, आदमी को मरता छोड़कर आपस में ही कृषि विभाग हटाएगा या व्यापार विभाग हटाएगा, इसमें गुत्थम गुत्था चल रहा है। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को जवाब आ गया, हम इस मामले को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं। किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत, ये ध्यान रख लीजिएगा कि दबा हुआ आदमी का जो किस विभाग के अंतर्गत माना गया है, उसका फाइल, दबा हुआ आदमी का फाइल, तो हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हम इस फाइल को हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हवाले कर रहे हैं क्योंकि यह एक फलदार पेड़ का मामला है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अनाज और खेतीबाड़ी के मामले में फैसला करने का हकदार है। जामुन का पेड़ चूंकि एक फलदार पेड़ है, इसलिए यह पेड़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ध्यान रख लीजिएगा कि जामुन का पेड़ जो कि फलदार पेड़ होने के कारण किस विभाग में आता है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लीजिएगा। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया। अब ये पहले तो 1 नंबर प्रश्न यहाँ बन रहा है कि जो फाइल का संबंध है, ठीक है, जामुन के पेड़ में जो फाइल का संबंध है किस विभाग से संबंधित है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रहा है वो मामला, ठीक है। अब रात को माली ने, किसने खाना खिलाया है, जो दबा हुआ व्यक्ति है, माली ने खाना खिलाया है, दाल भात खिलाया है, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था कि कहीं लोग कानून को अपने हाथ में लेकर पेड़ को खुद से हटवाने की कोशिश ना करें। मगर एक पुलिस कांस्टेबल को दया आ गई और उसने माली को दबे हुए आदमी को खाना खिलाने की इजाज़त दे दी। किसने दे दी इजाज़त, पुलिस कांस्टेबल ने, ठीक है। और खाना खिलाता कौन है, माली, ठीक है। और यहाँ पे से एक और चीज़ ध्यान रख लीजिएगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किससे संबंधित है, अनाज से, खेतीबाड़ी के मामले सुलझाने से, ठीक है। दबा हुआ आदमी कुछ नहीं बोला। माली ने पेड़ के तने को ध्यान से देखकर कहा, अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। कहाँ गिरा है, कूल्हे पर गिरा है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जामुन का पेड़ में जो आदमी जामुन के पेड़ के नीचे दबा है, जामुन का पेड़ उसके किस भाग पर गिरा है, तो जामुन का पेड़ उसके कूल्हे पर गिरा है, ठीक है। और ये माली कह रहा है कि अच्छा हुआ कि तना तुम्हारे कूल्हे पर गिरा है, अगर कमर पर गिरता तो रीढ़ की हड्डी टूट जाती। कौन कह रहा है, माली कह रहा है। दबा हुआ आदमी फिर भी कुछ नहीं बोला। माली ने फिर कहा, तुम्हारा यहाँ कोई वारिस है तो मुझे उसका अता पता बताओ, मैं उन्हें खबर करने की कोशिश करूँगा। कौन कह रहा है, माली। मैं लावारिस हूँ, दबे हुए आदमी ने बड़ी मुश्किल से कहा। क्या कहता है, मैं लावारिस हूँ। माली खेद प्रकट करता हुआ वहाँ से हट गया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आ गया। बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट
का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा था, किस डिपार्टमेंट का के आदमी को साहित्य प्रेमी बताया गया है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के आदमी को, ठीक है। और उसने लिखा क्या था ये देख लीजिए। आश्चर्य है, इस समय हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं। हमारे देश में ऐसी सरकारी ऑफिस मौजूद है जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़ को, और वह भी जामुन के पेड़ को, जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में फलदार वृक्ष को काटने की इजाज़त नहीं दे सकता। ये उत्तर कहाँ से आ रहा है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आ रहा है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है। आश्चर्य की बात है कि जो फलदार पेड़ है उसे काटने का परमिशन वो नहीं देता है। अब क्या किया जाए? इस पर एक मनचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी ही को काटकर निकाल लिया जाए। एक आदमी को ही काटेंगे, ठीक है, किंतु पेड़ नहीं कटेगा। कौन कहता है? एक मनचला कहता है। यह देखिए, उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल आएगा, आधा आदमी उधर से बाहर आ जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा, दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा। कौन कहता है? और आधा आधा काटने की बात कौन करता है? मनचला, ठीक है। और उस पर आपत्ति जताते हुए जो दबा हुआ आदमी है वो क्या कहता है कि इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। यह भी ठीक है, एक क्लर्क कहता है। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं हैं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूँ अगर इस आदमी को बीच में से काटकर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ दिया जा सकता है। प्लास्टिक सर्जरी की बात किस में की जा रही है? ध्यान रख लीजिएगा, प्लास्टिक सर्जरी की बात की गई है जामुन के पेड़ में, ठीक है। और क्यों, किस संदर्भ में? आदमी को काट के जब निकालने के संदर्भ में बात की जा रही है, उस संदर्भ में। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेज दिया गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उसके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोला, उसका श्वास देखा, खून का दबाव देखा, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़ा की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा, मगर आदमी मर जाएगा। मगर आदमी क्या होगा? मर जाएगा। तो क्या फ़ायदा है इतना करने का? इसलिए यह फैसला भी रद्द किया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी खिलाई। पहले माली ने क्या खिलाया था? दाल भात खिलाया था। फिर क्या खिलाया? खिचड़ी। खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कि कल सेक्रेटरिएट के सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी। उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा। उम्मीद है सब काम ठीक से हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? माली कह रहा है। किससे कह रहा है? वो जो दबा हुआ आदमी है उससे। दबा हुआ आदमी ने एक आह भरकर धीरे से बोला, ये तो मानना कि तगालुफ ना करेंगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो? ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख लीजिएगा। शायरी कौन बोलता है? जो मरा हुआ आदमी है वो क्या कहता है? वो शायरी करता है, ठीक है। और शायरी में क्या करता है? ये तो माना कि तगालुफ ना करोगे,
लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। क्या तुम शायर हो? कौन पूछता है? माली पूछता है। दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो दबा हुआ आदमी है, जामुन के पेड़ के नीचे जो दबा है, वो कौन है? शायर है। ठीक। दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी ही देर में सेक्रेटरिएट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। दबा हुआ आदमी क्या है? शायर है। बस फिर क्या था, लोगों की झुंड का झुंड शायर को देखने के लिए। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि ये जो शायरी है, ये तो माना कि तगाल्लुफ ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये है शायरी किसकी? ये जो है मिर्ज़ा गालिब की शायरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। किसकी है? मिर्ज़ा गालिब की। क्या है? शेर है मिर्ज़ा गालिब का। लोगों का झुंड उमड़ पड़ता है जब पता चलता है कि जो पेड़ के नीचे दबा है वो क्या है? शायर है। इसकी चर्चा शहर में भी फैल गई और शाम तक गली गली के शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरिएट का लॉन भांति भांति कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरिएट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक, जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविता और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है, तो सेक्रेटरिएट की सब कमेटी ने फैसला किया, चूंकि यह दबा हुआ आदमी एक कवि है, इसीलिए इस फाइल का संबंध एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से है, न हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से है, बल्कि सिर्फ कल्चर डिपार्टमेंट से है। अब ये ध्यान रख लीजिएगा कि आरंभ में ये किस डिपार्टमेंट का बताया गया था? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का बताया गया था। किंतु कवि है ये जानने के बाद, वो शायर है दबा हुआ आदमी, ये जानने के बाद किस डिपार्टमेंट का बता दिया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, कि जो दबा हुआ आदमी है उसका फाइल मैं लिख देती हूँ प्रश्न बना के। दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से है? तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए कवि होने के कारण उसका संबंध किस विभाग से है? कल्चरल डिपार्टमेंट से है। ठीक है, अगर परीक्षा में पूछता है कि मरे हुए जो दबा हुआ आदमी का संबंध किस विभाग से बताया गया है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि कल्चरल डिपार्टमेंट से बताया गया है। क्यों बताया गया है? इसका कारण क्या है? क्योंकि वो जो दबा हुआ आदमी है जामुन के पेड़ के नीचे, वो शायरी करता है, कवि है। ठीक है, कल्चर डिपार्टमेंट से अनुरोध किया गया कि जल्दी से जल्दी मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। फाइल कल्चर डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरिएट पहुंची। बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचाकर और दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। अब होता क्या है, जो बेचारा सेक्रेटरी उस समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरिएट पहुंचा, जहाँ पे वो पेड़ गिरा हुआ था सेक्रेटरिएट के लॉन, और दबे हुए आदमी का क्या करने लगा? इंटरव्यू लेने लगा। ठीक है, तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओश। ध्यान रख लीजिएगा कि वो जो कवि है या शायर है, वो किस नाम से लिखता है या फिर किस नाम
उसका किस नाम से ये करता है, फिर रचनाएं करता है आदि जो भी, तो ध्यान रख लेंगे ओस नाम से। ठीक है, ओस से। ओस, सेक्रेटरिएट जोर से चीखा, क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार से सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। नहीं। नहीं किसका उत्तर है? जो दबा हुआ आदमी है, जो ओस नाम से लिखता है। और उसके किस रचना का प्रकाशन के संबंध में बात की जा रही है? तो ओस का फूल, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, आश्चर्य है, सेक्रेटरिएट जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, कैसी भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूँ। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकाल लीजिए, अभी बंदोबस्त करता हूँ। सेक्रेटरी फौरन बोला और फौरन उसने अपने विभाग को रिपोर्ट किया। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खाओ, हमारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा का मेंबर चुन लिया है। यह लो चुनाव पत्र। मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराह कर कहा। उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी और आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। कौन? कवि, शायर, जो कि किस नाम से लिखता था? ओस नाम से। ठीक है, यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते हैं वह हमने किया। बल्कि हम तो यहाँ तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीबी को वजीफा दे सकते हैं। अगर तुम दरख्वास्त दो तो हम भी कर सकते हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा, कौन कहता है कि अगर तुम मर जाओ तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारी बीबी को वजीफा दे सकते हैं। ये कौन कहता है? सेक्रेटरिएट कहता है। ठीक है, तुम्हारी बीबी को वजीफा देने के संबंध में बात सेक्रेटरिएट कर रहा है, पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कि बीबी को वजीफा देने का बात कौन करता है? तो सेक्रेटरिएट करता है। मैं अभी जीवित हूँ, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। मुसीबत यह है कि सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है। पेड़ काटने का मामला कलम दवात से नहीं, आड़ी कुल्हाड़ी से संबंधित है। वो क्या कहता है? सेक्रेटरिएट जो कहता है कि जो हमारा जो विभाग है वो साहित्य अकादमी से संबंधित है। हम क्या पकड़ते हैं? हम केवल कलम पकड़ते हैं, कलम दवात से संबंधित है। ठीक है, पेड़ काटने का मामला जो है, आरी कुल्हाड़ी का मामला हमारा नहीं है। उसके लिए हमने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को लिख दिया है और अर्जेंट लिखा है। किसे लिख दिया है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। शाम को माली ने आकर देखा तो दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे, तुम्हारी जान बच जाएगी। कौन कहता है? माली कहता है। ठीक है, माली बहुत खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था, मगर वह किसी न किसी तरह अपने को जीवित रखने के लिए लड़े जा रहा था। कल सवेरे तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है। दूसरे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे तो उनको पेड़ काटने से रोक दिया गया। मालूम हुआ कि विदेश विभाग से हुक्म आया था कि इस पेड़ को ना काटा जाए। कारण था कि इस पेड़ को 10 साल पहले किसने लगाया था? 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सेक्रेटरिएट के लॉन में लगाया। जब फॉरेस्ट विभाग पहुंचता है तो विदेश से नोटिस क्या आता है कि ये जो लगाया गया है पेड़,
उसको पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगवाया है। ध्यान रख लीजिएगा, पिटोनिया राज्य का जिक्र है। अब अगर यह पेड़ काटा गया तो इस बात का काफ़ी अंदेशा था कि पिटोनिया सरकार से हमारे संबंध सदा के लिए बिगड़ जाएंगे। मगर एक आदमी की जान का सवाल है, एक क्लर्क चिल्लाया। दूसरी ओर दो राज्य का संबंध का सवाल है, दूसरा क्लर्क पहले क्लर्क को समझाया, और यह भी तो समझो कि पिटोनिया सरकार हमारे राज्य की कितनी सहायता देती है। क्या हम उनकी मित्रता की खातिर एक आदमी के जीवन का भी बलिदान नहीं कर सकते? कवि को मर जाना चाहिए निस्संदेह। अंडर सेक्रेटरी ने सुपरिटेंडेंट को बताया, आज सवेरे प्रधानमंत्री दौरे से वापस आ गए हैं। आज 4 बजे विदेश विभाग इस पेड़ की फाइल उसके सामने पेश करेगा। जो वे फैसला देंगे वही सबको स्वीकार करना होगा। शाम को 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर उसके पास आया। सुनते हो? आते ही वह खुशी से फाइल को हिलाता हुआ चिल्लाया, प्रधानमंत्री ने इस पेड़ को काटने का हुक्म दे दिया है और इस घटना की सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली है। कल तक पेड़ काट दिया जाएगा और तुम इस संकट से छुटकारा हासिल कर लोगे। सुनते हो? आज तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई। मगर कवि का हाथ ठंडा था। आंखों की पुतलियां निर्जीव और चींटियों की एक पतली पात उसके मुंह में जा रही थी। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। मतलब जो व्यक्ति था उसका देहांत हो गया था, वो मर चुका था। ठीक है, तो ये रहा हमारा जामुन का पेड़ विभाग। कितनी विडंबना, कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, कितनी लालफिदाशाही व्याप्त है, आप इसे पढ़कर पूर्णतः समझ भी सकते हैं। तो चलिए कुछ प्रश्नों पर हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दबा हुआ आदमी क्या था? कवि था। किस नाम से लिखता था? उस नाम से। और किसके शायरी का जिक्र हुआ है? मिर्जा गालिब का शायरी का जिक्र हुआ है। ठीक है, और फाइल का संबंध किस विभाग से बताया गया है? कल्चर विभाग से बताया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को खाना कौन खिलाता है? तो माली खिलाता है, ये ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और पेड़ जो विभाग था उसका संबंध किस विभाग से बताया गया है? कृषि विभाग से बताया गया है। ठीक, पेड़ जो काटने का अंतिम आदेश कहाँ से आता है? अंतिम आदेश किसने दिया था? सचिव ने दिया था। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। और सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने के लिए कौन तैयार था? तो प्रधानमंत्री तैयार थे। ठीक, और रात को बड़े जोर से क्या चला था? ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि हमने आरंभ में पढ़ा था ना, रात को बड़े जोर से क्या चला था? झक्कड़ चला था। ठीक है, आरंभ में ही हमने पढ़ा था। ठीक, मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा था? मेडिकल डिपार्टमेंट वो बात की जा रही है तब जब उसे दो भागों में कवि को 2 भागों में बांटने की बात की जा रही थी। ठीक है, और सर्जन को भेजा जाता है ताकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी बाद में की जा सके। तो मेडिकल डिपार्टमेंट किसे भेजता है? सर्जन को। ठीक है, और किसने कहा कि पेड़ के नीचे आदमी को निकाला जा सकता है? मैंने बताया था कि कौन कहता है? सबसे पहले माली कहता है। ठीक है, और लेखक की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था? तो लेखक की नव प्रकाशित रचना का नाम ओस के फूल है। ध्यान रख लीजिएगा, ओस के फूल। बहुत से ऑप्शंस दे सकता है, मान लेते हैं ओस के फूल दे देगा, कोहरे के फूल, बूंद के फूल, इस प्रकार के ऑप्शंस दे देगा और पूछ सकता है। तो किस नव प्रकाशित रचना क्या है? ओस के फूल। ठीक, लेखक के मर जाने के बाद किसे वजीफा देने की बात करता है? सेक्रेटरी। लेखक के मर जाने के बाद पत्नी को वजीफा देने की बात की जा रही है। ठीक है, किसने कहा था कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? मैंने बताया अभी, माली कहता है।
जोर की आंधी आने पर किसने लॉन में खड़ा जामुन किसके लॉन में खड़ा जामुन का पेड़ गिरता है? तो सेक्रेटरिएट के लॉन में खड़ा जामुन का जो पेड़ होता है वो गिरता है। ठीक है। और एक जो वहाँ पे शायरी आती है, शायरी हमने पढ़ा था ना, मिर्जा गालिब की शायरी। तो हर घर के लिए क्या तय था? तो हर घर के लिए चिराग। ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण मैं चीज़ें बता रही हूँ, ध्यान रख लीजिएगा। और जामुन का पेड़ कैसा था? जामुन का पेड़ मान लेते हैं ऑप्शन आएगा, सूखा था, फलदार था, छायादार था। तो किस प्रकार का था? जामुन का पेड़ फलदार था। ठीक है। और लोगों की झुंड दबे हुए आदमी को देखने के लिए क्यों उमड़ पड़ती है? ये भी ध्यान रख लीजिएगा। क्यों उमड़ पड़ती है? क्योंकि वह एक शायर था, एक कवि था, और किस नाम से लिखता था? ओश नाम से। ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लास बहुत पसंद आया होगा। सारी चीज़ें समेटने की कोशिश की गई है ताकि यूजीसी नेट में हमारा कोई प्रश्न ना छूटे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।